नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। मूली की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा जरूरी होती है और ये पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान फसल की बात करें तो इस समय धान की रोपाई हो रही है और कई किसान रोपाई कर भी चुके हैं। ऐसे में धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रोपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है, वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। वही अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं से आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इस समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले ले। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहां तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें।
किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान अभी मूली की खेती से बहुत ही कम में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो मूली ठंड के मौसम की फसल है और इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है, लेकिन बाजार मांग को देखते हुए आप इसकी खेती अलग अलग किस्मों की अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए मूली की खेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी मूली की खेती, आप आगात में मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहां पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। जो आगात में किसान भाई जो प्रभेद का चयन करते हैं उसमें कई सावधानियां बरतनी होती है। तो पूसा चैत की जो है इसका भी चयन कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावे जो है किसान भाई आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। इसके लिए किसान भाई जब आगात आप करते हैं तो अभी अगस्त से सितंबर माह में आपकी इसकी खेती करें। अगर मध्य में करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में, और जो बरसाती है वो जुलाई से अगस्त महीना में ये खेती होती है। जुलाई से अगस्त तक ये जो बरसाती मूली की खेती करते हैं। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई सीड का जो है ये 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर है। और रो से रो अगर ये 25 सेंटीमीटर का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर है, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर
पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के अगर मूली की खेती किसान भाई करेंगे तो आपका इनकम जो है बरसाती मूली में या आगात मूली की खेती करेंगे, इस समय मूली का रेट भी जो मार्केट में बढ़िया होता है तो आपको आमदनी अच्छी होगी। मौसम है और इस मौसम में वातावरण में नमी और जल की अधिकता के कारण केले के बागों में कई प्रकार का रोगों का प्रकोप तेज होता है, जिससे उत्पादन काफी कम होने लगता है। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। केले में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, जैसे सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, यह एक तरह का फफूंद जनित रोग है जिसको पर्णचित्ती रोग भी बोलते हैं, और यह एक फफूंद जनित रोग है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है और केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसकी बाजार मांग भी अधिक होती है, जिससे इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी रोगों के कारण अधिक नुकसान हो जाता है, जिसमें एक रोग है सिगाटोका। तो इसकी पहचान के लिए लक्षण क्या है, जिसे देखकर किसान पहचान करके समय पर रोकथाम करके अपने केले को बचा सकें। इसमें देखेंगे आप लक्षण के तौर पर कैसे हम पहचाने, तो आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पीली पीली धारियां आपको दिखेंगी शुरुआत के दिनों में, और बाद में जाकर के जब बीमारी अति उग्र हो जाती है तब हम लोग प्रायः देखते हैं कि ये पीली वाली चितियाँ धीरे धीरे भूरी रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और पूरा का पूरा पत्ता लगेगा कि जल गया है। धीरे धीरे बीमारी उग्र होने पर ये पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती हैं और पत्तियों पर इस तरह के काले धब्बे बनने से पौधों का विकास रुक जाता है, पौधों की पैदावार भी कम मिलती है और इसमें जो फल बनते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं। सिगाटोका रोग से बचाव के उपाय। स्वस्थ सकर्स लगाएं। रोपाई के 4 महीने के बाद से ही ग्रसित पत्तियों को लगातार काटकर नष्ट कर दें। जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। खेत को खरपतवार से मुक्त करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। यह एक फफूंद जनित रोग है, इसलिए हम लोग इसका जो निदान है वो फफूंदीनाशी से करते हैं। इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव करें। जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से हम लोग निजात पा सकते हैं। प्रबंधन हेतु हम लोग पहले जो शक्कर का चुनाव करते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो भी हम लोग शक्कर का चुनाव करें, स्वस्थ पौधे के आसपास के शक्कर का चुनाव करें, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी अवशेष जो पौधे के रह जाते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उसको हम लोगों को उठा करके कहीं ज़मीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। केले की फसल पैदा करने वाले देश भर के किसानों के लिए पनामा विल्ट बीमारी नई मुसीबत के रूप में सामने आई है। यह बीमारी उनकी लाखों की फसल चौपट कर रही है। इस बीमारी के लक्षणों को देखकर किसान पहचान कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बचाव के उपायों को अपनाकर केले को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। दूसरी एक बहुत ही घातक बीमारी आती है जो सारे प्रदेशों में पूरी तरह फैल चुका है।
जो पनामा विल्ट उकठा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लक्षण के तौर पर अगर हम देखना चाहें, पहचानना चाहें, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे नीचे से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है पीली होकर के, और धीरे धीरे रोग अति उग्र होने पर जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उन पर भी इनका लक्षण दिखाई पड़ता है, और इस प्रकार प्रतीत होगा कि लगेगा स्कर्ट की तरह अपने पेटियोल डंठल से सारे पत्तियां झुक जाती हैं और लटक जाती हैं, और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है, इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर डिटेल में बात करें तो इसका जो सूडो स्टेम या तना होता है उसको अगर हम चीर करके देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भूरे कलर का या काले कलर का धब्बा दिखाई पड़ेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम से फैलता है। तो नियंत्रण हेतु हम लोग अगर पूरी तरह प्रबंधन करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही करना पड़ेगा, जिसको सामयिक रोग प्रबंधन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो भी शक्कर हम लोग नए बाग में लगाएंगे कंद को, उसको पहले उपचारित करना पड़ता है। तो या तो आप जैव जीवनाशी से भी इसका उपचार किया जा सकता है, और जो रसायन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही साधारण है इसका उपचार। हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में बेवेस्टिन को घोल करके इसको आधे घंटे तक कहीं छायादार जगह में रखें, उसके बाद ही इस शक्कर को हम लोग मेन फील्ड में नए बाग बगीचे में लगाएं। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के आकलन के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में मध्यम बादल छाए रहने का अनुमान है। अगले 12 से 24 घंटों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है तथा उसके बाद पूर्वानुमानित अवधि में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान तराई के मैदानी भागों के जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं-कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की रोपाई कृषक बंधु यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। प्याज के पौध की रोपा लगाने के लिए खेतों को समतल कर छोटी छोटी उथली क्यारियां बनाएं, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर एवं लंबाई 3 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। 2 क्यारियों के बीच जल निकास हेतु नालियां जरूर बनाएं और रोग व्याधि की निगरानी करते रहें। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। इसके लिए उन्नत प्रभेद पंत मिर्च 3, कृष्णा, अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब, काशी अनमोल तथा संकर किस्में अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरित, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज अनुशंसित है। बीज के बुआई से पूर्व थीरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का ये समय अनुकूल चल रहा है, इसलिए किसान भाई अपने पसंद के अनुसार अलग अलग समय में पकने वाली आम की किस्मों का चयन कर सकते हैं। आम उन्नत किस्में जैसे मिठुआ, गुलाब खास, बम्बई, जर्दालू, लंगड़ा, हेमसागर, कृष्णभोग, अमन, दशहरी, चौसा, कतीकी आदि का चयन करें। पिछले माह बोई गई साग सब्जियों की निराई गुराई करें। सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। ये कीट विषाणु जनित रोग फैलाते हैं। इन कीट का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए इमिडाक्लोरोप्रीड दवा का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। गर्भित गाय भैंसों को खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को खुले हवादार एवं सूखे स्थानों में रखें। पशुओं को साफ ठंडा पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएं। सर्पदंश से बचने के लिए वाड़े यानी पशु गृह में रोशनी की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करें। झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे तथा कहीं अच्छी तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इसलिए किसान अपने खेतों में पानी जमा कर धान का रोपा लगाएं। जिस किसान के पास ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया है, वे कुल्थी, उड़द, मूंग या विभिन्न सब्जियों की खेती करें। मध्यम जमीन के परती खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्म की बुआई मेड़ बनाकर करें। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल की भी खेती कर सकते हैं। विभिन्न सब्जियों या फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को दृढ़ बनाए रखें तथा खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए निराई गुराई अवश्य करें।
तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखते हुए करें तथा दवा के घोल में सेंडोविट या टीपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर घोल में अवश्य मिलाएं। किसान अपने रोपे गई धान की फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में झुलसा रोग होने की संभावना रहती है। इस रोग के लक्षणों को देखते ही फसल में फफूंदीनाशी दवा बीम का छिड़काव 3 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। इस समय मूंगफली के फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की प्रबल संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदीनाशी दवा टॉपसीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। फल का पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर लगा दें तथा ये ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के आसपास पानी जमा नहीं हो पाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बजीतपुर, जिला गया के कृषक जोगराज सिंह ने। ये बतखों की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगराज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18 annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।